मधु ने जब पूछा प्राची से कि तुमने निखिल से क्या बात करी, तो प्राची ने बताया कि वो उनके घर लौटने की बात करके आई, लेकिन निखिल नहीं माना। उसके बाद प्राची ने कहा कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मधु ने भी कहा मैं जानती हूँ वो नहीं मानेगा, इसलिए मैंने भी अब जिद करना छोड़ दिया है। शायद निखिल अपनी जगह भी सही है। जो भी हो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, प्राची ने मधु से कहा। प्राची, तुम मेरी खुशी की टेंशन नहीं लो, वो तो तुम मेरे पास हो ना, तो खुशियाँ भी मेरे पास है। अभी प्राची और मधु बात ही कर रहे थे, तभी प्राची के पास आरव का कॉल आया। प्राची ने जैसे ही देखा कि उसके फोन पर आरव का फोन आ रहा है, उसे जल्दी से फोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ आरव, बोलो क्या हुआ। प्राची, मेरे पास सुबह रूबल चौधरी का फोन आया था। वो आज उनकी कंपनी की किसी ब्रांच की ओपनिंग है, तो उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है ना। हाँ 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 आरव, मैं वहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, प्राची ने जवाब दिया। अच्छा ओके, मैंने सोचा है कि एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि तुम वहाँ चली जाना। और तुम बताओ, तुम कैसे हो। मैं अच्छा हूँ, आरव ने कहा। और रूही कैसी है। वो भी अच्छी है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। आरव ने कुछ कहा तो नहीं था, पर वो जानता था कि शोरूम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। प्राची ने यहाँ ना होने के कारण कई चीजें अनक्लियर सी, पेंडिंग सी है, जिसकी वजह से शोरूम और बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। और आरव इस बात से बहुत परेशान था। वो चाहता था कि वो प्राची को फोन करके बता दे। वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो प्राची हाल ही लौट कर यहाँ आ जाएगी, फिर वो वापस अमन के पास नहीं लौट पाएगी। इसीलिए इस वजह से प्राची को कुछ नहीं बता रहा था। आरव ने फोन रखा तो रूही उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, तुमने सब बता दिया क्या शोरूम के बारे में। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई। आज नहीं तो कल बताना ही होगा ना कि शोरूम लॉस में जा रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो एक बार यहाँ आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। जैसा तुम्हें सही लगे यार। आरव, मैं तो बस इतना चाहती थी कि प्राची को पता चल जाए, वरना कल के दिन अगर उसने किसी और के मुंह से ये सब सुना तो उसे गुस्सा आ जाएगा कि तुमने उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खुद हैंडल कर लूंगा सब। ठीक है। आरव रूही की बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चला गया। आरव के जाते ही रूही ने अपने फोन से आरव की शोरूम की मैनेजर रीटा को फोन करते हुए कहा, हेलो रीटा, तुम प्राची को कॉल करके बता दो कि शोरूम लॉस में जा रहा है, ताकि वो यहाँ वापस आ जाए। ओके मैम, पर मैं जान सकती हूँ क्या, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मतलब आरव ने मना किया है कि उनकी परमिशन के बिना मैं प्राची मैम को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। प्राची को ये जानना बहुत जरूरी है कि शोरूम लॉस में जा रहा है और हमारे हाथों से सारी डील जा रही है। अगर प्राची को ये बात पता चलेगी तो वो जल्द से जल्द इंदौर से लौट आएगी और फिर शोरूम में सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। रूही ने मैनेजर रीटा से कहा। श्योर मैम, मैं अभी प्राची मैम को कॉल करके सब बता देती हूँ। ये कहकर मिस रीटा ने फोन काटा और हाल ही में प्राची को कॉल लगा दिया। रीटा का कॉल देखकर प्राची को थोड़ा असहज महसूस हुआ कि अभी तो आरव का फोन आया था, अब ये रीटा क्यों फोन कर रही है। ये सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया और बोली, हाँ रीटा बोलो। मैम, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो ना। जब से आप यहाँ नहीं हैं, तब से शोरूम में काफी लॉस हो रहा है। करीब 15 दिन से तो हमारे हाथों में कोई डील भी नहीं लग रही है। ये सुनकर प्राची ने चौंकते हुए कहा, क्या, और तुम मुझे आज बता रहे हो, इतने दिनों बाद? वो मैम मैनेजर रीटा ने घबरा कर कहा, वो मैम क्या कर रही हो? मैम, वो मुझे आरव सर ने मना किया था कि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं। ओह माय गॉड, शोरूम इतने लॉस में जा रहा है और तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। सुनो, तुम सारी चीजें मुझे मेल कर दो। मुझे पूरी इन्वेंट्री फाइल चाहिए और सारी चीजें मुझे अभी मेल कर दो। मैं यहाँ बैठकर सारा काम चेक करती हूँ। और हाँ, कल तो नहीं, फिलहाल परसों तक मैं वहाँ वापस आ रही हूँ। ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया। प्राची के फोन पर बात करने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जिसके कारण मधु भी प्राची के पास आ गई थी। फोन काटते ही प्राची ने मधु की तरफ गुस्से में देखा तो मधु एकदम से अनकंफर्ट फील करते हुए बोली, क्या हुआ प्राची, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी गुस्से में? कुछ नहीं ठीक है यार, हमारा शोरूम इतने लॉस में जा रहा है और आज तक आरव ने मुझे बताया भी नहीं। वो तो शुक्र है आज रीटा का फोन आया और उसने मुझे सारी बातें बता दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता।
मैं यहाँ टेंशन फ्री में थी कि आरव वहाँ सब कुछ मैनेज कर लेगा, पर इसमें आरव की तो कोई गलती नहीं है ना यार। हाँ ये तो है, अगर वो तुम्हें बता देता तो तुम यहाँ रहकर भी थोड़ा हैंडल कर लेती, पर अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम कोशिश करो कि तुम यहाँ रहकर भी थोड़ी बहुत चीजें ही हैंडल कर पाओ। हाँ मधु, वही कर रही हूँ, प्राची ने हैरान होते हुए कहा। अच्छा ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हें आज वहाँ जाना है ना, I mean ओपनिंग में। हाँ वहीं जाने के लिए तो तैयार हो रही थी। ये कहकर प्राची कमरे में जाकर तैयार होने लगी। अमन भी ओपनिंग में जाने के लिए तैयार हो रहा था। अभी आयशा अमन के घर पर ही थी और इसीलिए उसे तैयार होने में हेल्प कर रही थी। सच कहे तो हेल्प करना तो बहाना था, असल में आयशा अमन के करीब आना चाह रही थी। कई बार तो आयशा अमन के इतने करीब आ जाती थी कि अमन भी एक पल के लिए चौंक जाता था। अमन कोशिश तो बहुत करता था कि वो आयशा को प्राची की जगह दे पाए, पर उससे नहीं हो पा रहा था। जो एहसास प्राची के करीब आने पर उसे हुआ था, वो ऐसा आज तक आयशा के साथ इतने दिनों में नहीं फील कर पाया था। कई बार उसने आयशा को किस किया था, लेकिन वो बात नहीं थी जो प्राची में थी। प्राची से मोहब्बत ही कुछ अलग थी। वो मोहब्बत तो शायद जन्मों जन्मों का साथ थी। और आयशा तो केवल जिद के कारण अमन के साथ थी। पर आज फिर आयशा ने इसी कोशिश में अमन की बाजुओं के कोट डालते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया और खुद जाकर दीवार से चिपक गई। अमन आयशा की करीबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो खुद को रोक रहा था कि वो आयशा के साथ कुछ भी गलत ना कर पाए, लेकिन कहते हैं ना, दिल की तमन्ना से ज्यादा शरीर की तमन्ना होती है। और ना चाहते हुए भी अमन आयशा के इतने करीब चला गया कि उसे खुद भी नहीं पता चला कि आज उसने जो आयशा के साथ किया वो सही था या गलत। शादी के पहले किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाना शायद आज के जमाने में भी गलत माना जाता है, और गलत है भी। आज अमन ने अपनी सीमा केवल इसलिए लांघी थी ताकि आयशा उसके पास ही रहे, और आयशा केवल अमन की करीबी चाहती थी, ताकि अगर अमन ने कभी दूर होने की बात की तो किसी न किसी बहाने से अमन को रोक लेगी। अब आगे क्या होता है, ये जानने के लिए अगला एपिसोड आपको सुनना पड़ेगा।